नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए की खोज के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से सबके मन में विचार आता होगा कि आखिर डीएनए की खोज कैसे हुई है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि डीएनए की खोज के संबंध में क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है और कैसे ये प्रमाणित हुआ है कि वो जो प्राप्त पदार्थ था जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं वो बाद में डीएनए कहलाता है। ठीक है, तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए जो कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वंशागतिकी के आणविक आधार पर मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सभी ध्यान से देखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। शुरू करता हूँ ये वीडियो। जैसा मैंने कहा कि डीएनए की खोज कैसे हुई, ठीक है, इस संबंध में क्या क्या कब कब एक्सपेरिमेंट हुआ, हम उस ओर जाएंगे। शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक एनिमल्स में जेनेटिक कैरेक्टर या जेनेटिक क्वालिटीज़ को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, वो जीन या न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? जीन या न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फ्रेडरिक मिश्र नामक साइंटिस्ट ने पस सेल्स के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, नाम था फ्रेडरिक मिश्र। फ्रेडरिक मिश्र ने 1868 में पस सेल, जानते हैं पस सेल मतलब मवाद कोशिका के न्यूक्लियस से ठीक है, इसके न्यूक्लियस से उस सेल को मतलब कौन सी मतलब एक पदार्थ को न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था, याद रखेंगे आप लोग। फ्रेडरिक मिश्र नामक साइंटिस्ट ने 1868 में पस सेल मवाद कोशिका के केंद्रक से नाभिकीय अम्ल को पृथक किया था। ठीक है, उन्होंने इसे न्यूक्लिन कहा था। ठीक है, फ्रेडरिक मिश्र ने जो न्यूक्लिक एसिड है इसका उन्होंने एक नामकरण किया था और उसका नाम आता है जिसको हम लोग सुने अभी न्यूक्लिन। इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन का। बाद में ये एसिड वाला हैबिट रखने के कारण या अम्लीय स्वभाव होने के कारण अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड रखा था। ठीक है ना। उसके बाद में आता है अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने 1899 में, ठीक है, इन्होंने अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने वो अम्लीय गुण रखता है ये जान गया था, इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लिक एसिड नाम रखा उन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड नाम रखा। बाद में लेवन नामक साइंटिस्ट ने 1910 में 1910 के लगभग कई केमिकल एनालिसिस करने के आधार पर उन्होंने बताया था कि इस न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरिक अम्ल, राइबोज डीऑक्सीराइबोज शर्करा बोलते हैं जिसको आप लोग, ये प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था कि साइंटिस्ट ने, लेवेन नामक साइंटिस्ट ने बाद में अपने कई रासायनिक विश्लेषण विधि के आधार पर बताया, परीक्षणों के आधार पर बताया था कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पाई जाती है? फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड और राइबोज शर्करा जो कि डीऑक्सीराइबोज के रूप में होता है, राइबोज शर्करा के रूप में राइबोज शर्करा उसमें पाई जाती है, ऐसा उन्होंने बताया था लेवन नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाले 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स का भी पता लगाया था। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स इसमें पाया जाता है लेवन नामक साइंटिस्ट ने ही पता लगाया था। ध्यान रखेंगे 4 टाइप्स न्यूक्लियोटाइड्स का भी पता लगाया था, न्यूक्लियोटाइड्स का भी इन्होंने पता लगाया था। और जीवों में पाए जाने वाले नाभिकीय अम्ल को परिभाषित किया था कि नाभिकीय अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्वों से बने हुए न्यूक्लियोटाइड्स के
पॉलीमर होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। नाभिकीय अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन नामक तत्वों से बने हुए एक विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो जीव में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हुए आधारभूत क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। क्लियर है? कह सकते हैं आप, ऐसा समझ सकते हैं आप कि जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं उन पर आधारभूत नियंत्रण रखने का कार्य जो करता है वो न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल होता है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं, इसकी खोज की तरफ बढ़ते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की खोज या डीएनए की खोज की बात जब भी आती है तो शुरुआत से ही ऐसा सभी जानते हैं कि जीवों में जो लैंगिक व्यवहार और संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है उसे इस बात की जानकारी तो मिल जाती है कि उन सब के लक्षणों या गुणों का निर्धारण इन आनुवंशिक पदार्थों के द्वारा होता है। ठीक है, इसकी विस्तृत जानकारी 1928 में ग्रिफिथ के एक एक्सपेरिमेंट से मिलता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस खोज को जिसके बेस पर बल मिला, जिसके बेस पर प्रमाण पुष्ट हुआ, वो ग्रिफिथ का एक एक्सपेरिमेंट था। ग्रिफिथ ने जैसा एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद में दो और साइंटिस्ट रहे, एक थे हर्शे और दूसरा थे चेज करके। तो अगर वीडियो में समय बचता है तो मैं वहाँ तक भी जाऊँगा, लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पर आधारित आनुवंशिक खोज कैसे रही। ग्रिफिथ के प्रयोग के बाद ही ये सिद्ध हो पाया था कि जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी गैमेट्स के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं तथा आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं। क्लियर है? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये क्लियर हुआ था। मैं यहाँ पर अब अलग ही हिस्से में जा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग। ग्रिफिथ नामक जो साइंटिस्ट था, ठीक है, 1928 में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे चूहों पर, उसके आधार पर ये मान लिया गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से जो पदार्थ स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, जो आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करते हैं, जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। क्लियर है? समझ गए होंगे आप। डीएनए की जो आनुवंशिक प्रकृति है उसके बारे में खोज नहीं हो पाई थी, लेकिन तब भी वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि आनुवंशिक पदार्थ वही पदार्थ हो सकता है जिसमें आनुवंशिक लक्षणों को धारण और निर्धारित करने की क्षमता हो, सेल्फ डुप्लीकेशन या स्वद्विगुणन की क्षमता हो, म्यूटेशन की पावर हो उसमें, तभी उसको हम जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ कहें। ऐसा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। क्लियर है? वैसे शुरुआत तो मेंडल ने कर चुका था। आपको पता है कि मेंडल ने वंशागतिकी का नियम जो दिया था उसमें बताया था कि कोई ना कोई ऐसे कारक होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, अपने लक्षणों को बनाए रखता है। उसको उन्होंने कारक कहा था, बाद में उसी कारक को जीन कहा गया था। और जीन कहाँ पाया जाता है? डीएनए के अंदर पाया जाता है। ये अब क्लियर हो चुका है। हम जा रहे हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। तो ग्रिफिथ में क्या किया था? तो डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के प्रमाण, एविडेंसेस फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल के लिए ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके प्रयोग को या ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना गया था। स्थानांतरण के रूपांतरण, हिंदी में इसको बोलेंगे रूपांतरण के नाम से जाना गया था, ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने क्या किया था आपको पता होना चाहिए। अब उस समय तो पता चल गया था कि पहले पता चल गया था कि सारे एनिमल्स में एक जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है, जो कई एक्सपेरिमेंट से ये प्रमाणित हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने उस पदार्थ को जानने के लिए रूपांतरण संबंधी या ट्रांसफॉर्मेशन संबंधित एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने जिस जीव का उपयोग किया था उस एनिमल का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। न्यूमोनी जानते हैं आप लोग? वही डिप्लोकोकस, आप जानते होंगे, सुने भी होंगे, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, इस जीवाणु में अपना एक्सपेरिमेंट संपन्न किया था। उन्होंने पाया था कि इस डिप्लोकोकस न्यूमोनी में दो प्रकार के स्ट्रेन या प्रभेद होते हैं। वो दो प्रकार के स्ट्रेन या प्रभेद कौन कौन से हैं? देखिए, देयर आर 2 स्ट्रेन प्रेजेंट इन डिप्लोकोकस न्यूमोनी। फर्स्ट जो स्ट्रेन है ये स्मूथ टाइप, ठीक है, इसको चिकने प्रभेद बोल सकते हैं हिंदी में आप। ठीक है, इसको एस टाइप भी बोलेंगे हम, ऐसे एस टाइप बोल सकते हैं। और दूसरा
जो प्रभेद होता है, दूसरा जो स्टेन पाए जाते हैं इसके, वो होता है रफ टाइप। रफ टाइप अर्थात इसको हम आर टाइप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आर टाइप भी कह सकते हैं, रफ टाइप। ठीक है, तो अब देखिए दो प्रकार के जो स्टेन है, जो प्रभेद है, ये पाया जाता है डिप्लोकोकस निमोनी में। तो दो प्रकार के कैसे, क्या क्या इसकी क्वालिटी है वो थोड़ा देख लीजिए। चिकने प्रभेद या स्मूथ टाइप में ऐसा पाया गया कि इस प्रभेद को जब कल्चर्ड मीडियम पर उगाया जाता है, कौन से टाइप को? स्मूथ टाइप को जब कल्चर्ड मीडियम पर उगाया जाता है तो वहाँ पर स्मूथ कॉलोनीज बनती है। कल्चर्ड मीडियम में इसको जब हम ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो एक कॉलोनी प्राप्त होती है, स्मूथ कॉलोनी प्राप्त होती है, स्मूथ कॉलोनीज प्राप्त होती है। समझ में आया? ये जो कॉलोनी है जीवों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ठीक है ना, ये जो कॉलोनी है निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है, याद रखेंगे। कौन सा रोग? न्यूमोनिया। ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है, इसलिए इसे उग्र या वायरुलेंट कहा गया। क्या कहा गया इसको? उग्र या वायरुलेंट। मतलब ये जो स्मूथ टाइप है, एस टाइप है, इसको क्या कहा गया? वायरुलेंट। याद रखेंगे, वायरुलेंट मतलब उग्र किस्म का है, ये रोग उत्पन्न करने वाला है। ठीक, ऐसे ही दूसरा देखिए, रफ जो टाइप है डिप्लोकोकस निमोनी का। तो जब डिप्लोकोकस निमोनी का इस प्रभेद को कल्चर्ड मीडियम में ग्रो किया जाता है, कल्चर्ड मीडियम में ग्रो किया जाता है, तो ग्रो करने के बाद में रफ कॉलोनीज प्राप्त होती है, रफ कॉलोनीज प्राप्त होती है। ये जो रफ कॉलोनी प्राप्त होती है, ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए इसे अनुग्र, इसको हिंदी में उग्र, एक शब्द मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ आपके लिए, वायरुलेंट, उग्र, इस शब्द का प्रयोग होगा बाद में। रफ कॉलोनीज जो बना, ये रफ कॉलोनीज, ये क्या कहा गया? नॉन वायरुलेंट। क्या बोला गया इसको? नॉन वायरुलेंट बोला गया, नॉन वायरुलेंट कहा गया। ये जो नॉन वायरुलेंट है, इसके लिए हिंदी में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं अनुग्र, बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ये रहा अनुग्र, ये याद रखेंगे, इस शब्द का प्रयोग बार बार होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, दो स्टेन उनको प्राप्त हुआ, कल्चर्ड किया तो। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? दोनों प्रकार के डिप्लोकोकस जीवाणु को, दोनों प्रकार के डिप्लोकोकस को, स्मूथ टाइप्स के और रफ टाइप को, चूहों में इंजेक्ट किया। किसमें इंजेक्ट किया? चूहों में इंजेक्ट किया। देखिए, अब इंजेक्ट कर दीजिए भाई चूहों में। ठीक है, तो आपको क्या क्या स्थिति मिलेगी आपको समझ में आ जाएगा। पहली कंडीशन, इंजेक्ट इन और एक्ट, चूहों में इंजेक्ट किया गया दोनों टाइप्स को। तो क्या क्या मिला? पहला प्रकार, यदि वहां पर पहली प्रकार में यदि आर स्टेन या अनुग्र या नॉन वायरुलेंट प्रभेद को चूहों में इंजेक्ट किया गया, ठीक है, चूहों में इंजेक्ट किया गया, तो ये न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं किया, डज नॉट अक्यूर न्यूमोनिया। ठीक है, फलस्वरूप चूहे की मृत्यु नहीं रहती है, अर्थात चूहे जीवित अवस्था में रहते हैं, लाइव्स कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, दूसरा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड देखिए। ठीक है, जब एस स्टेन या स्मूथ टाइप, मतलब जिसको हमने उग्र माना है, ठीक है, इस प्रभेद को चूहों में इंजेक्ट किया जाता है, तब यहां पर न्यूमोनिया रोग दिखाई देता है। मतलब चूहों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चूहे मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सारे चूहे मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए, जब एस स्ट्रेन को उन्होंने एस प्रभेद को मतलब उग्र या वायरुलेंट को जब रेट में इंजेक्ट किया गया, कैसे इंजेक्ट किया गया? बॉइल्ड करके, उबाल कर, ठीक है ना, याद रखना। मैंने रैट में इंजेक्ट किया गया एस स्ट्रेन को बॉइल्ड करके, तब चूहों में रोग उत्पन्न नहीं कर पाया। मतलब फिर से डज नॉट अक्योर निमोनिया डिसीज, फलस्वरूप चूहे नहीं मरे, जीवित अवस्था में रहे, जीवित अवस्था में। पर याद रखना, इसमें बॉइल कर दिया जाता है, इसको उबालकर मार दिया गया। मार देने से क्या हुआ? उसमें रोग उत्पन्न नहीं हुआ चूहों में, और चूहा जीवित अवस्था में मिला। ठीक है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट ये हुआ इनका। देखिए फोर्थ में क्या किया इन्होंने, जो मरे हुए मतलब एस जो कि बॉइल्ड है, देखिए एस जो कि बॉइल्ड है के साथ आर स्ट्रेन वाले जीवाणु को, इन दोनों के मिश्रण को इंजेक्ट किया गया रैट में, इंजेक्ट इन रैट, चूहों में इंजेक्ट किया गया, तो चूहों में न्यूमोनिया उत्पन्न होने के कारण फिर से वो मर गए। देखिए याद रखिए, ये बॉइल्ड है मतलब मरा हुआ है, और ये आर जीवित प्रभेद है, लाइफ अवस्था में रहता है, जीवित कंडीशन में रहता है, चूहे में इंजेक्ट किया जाता है, फलस्वरूप चूहे में निमोनिया रोग अक्यूर हो जाता है, अक्यूर निमोनिया डिजीज, फलस्वरूप ये जो चूहे हैं ये मर जाते हैं। ठीक है। देखिए 4 प्रकार के एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। इन प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला ग्रिफिथ ने कि कोई पदार्थ मरे हुए एस प्रभेद के जीवाणु से जीवित आर प्रभेद वाले जीवाणु में प्रविष्ट हो जाते हैं। समझिए, कोई पदार्थ एस प्रभेद वाले, कोई पदार्थ मरे हुए एस प्रभेद के जीवाणु से जीवित आर प्रभेद वाले जीवाणु में प्रविष्ट हो जाते हैं। समझ लीजिए इसको, मतलब यहां से जो कोई मटेरियल है, अब समझ रहे होंगे आप लोग, कोई मटेरियल है, ये एस से कहां चले गए? आर में चले गए, जिसके कारण यहां पर स्थिति वायरुलेंट हो गई। कैसे हो गई? वायरुलेंट हो गई, अर्थात उग्र हो गई। फलस्वरूप चूहों में डिजीज उत्पन्न हुआ और चूहे अंत में मर गए। समझ में? ग्रिफिथ ने इस प्रक्रिया को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहा, रूपांतरण कहा। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे ग्रिफिथ ने इस प्रक्रिया को क्या कहा? ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहा। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में यह स्पष्ट नहीं किया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोशिकीय निष्कर्ष का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, मतलब कौन सा एक्सट्रैक्ट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने क्लियर नहीं किया। बाद में 1944 में एवरी नामक साइंटिस्ट ने 1944 में एवरी नामक साइंटिस्ट ने क्या बोलते हैं उसको, एक और दो और साइंटिस्ट मैकलियोड और मैककॉर्टी, ठीक है, एवरी मैकलियोड और मैककॉर्टी नामक साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ के प्रयोग को फिर से दोहराया और बताया कि जब S3 कहने का मतलब है जो एस स्ट्रेन वाले हैं, मतलब एस टाइप है जो कि वायरुलेंट थे पहले से, इस प्रकार के डिप्लोकोकस जीवाणु का परिशोधित डीएनए और माध्यम में अगर आर स्टेन वाले जीवाणु उपस्थित है तो कुछ आर स्टेन जीवाणु एस स्टेन प्रकार के जीवाणु में रूपांतरित हो गए। ठीक है, समझ गए ना? मतलब कुछ आर स्टेन वाले जीवाणु एस स्टेन वाले जीवाणु में परिवर्तित हो गए कुछ जीवाणु। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने संक्रामक प्रभेद मतलब एस जो वायरुलेंट थे का डीएनए प्राप्त किया और उसे आर मतलब कौन सा प्रभेद, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन में प्रविष्ट कराया। तो उन्होंने देखा था कि आर में भी मतलब रफ स्ट्रेन में भी एस मतलब वायरुलेंट वाले स्ट्रेन
वायरुलेंट स्ट्रेन वाले लक्षण आ गए थे। जब इस रूपांतरित प्रभेद का संवर्धन किया गया, मतलब इस रूपांतरित प्रभेद का संवर्धन किया गया, कल्चर्ड किया गया, तो उन्होंने देखा कि उसमें कैप्सूल बन गए। वहाँ से प्रमाणित होता है कि डीएनए ही वह पदार्थ है, मतलब ये मटेरियल जो यहाँ पर निकल के आता है इनके एक्सपेरिमेंट के बेस पे, यही मटेरियल आखिरी में प्रूफ होता है, प्रमाणित होता है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्लियर हो जाता है, साबित हो जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। बाद में इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया था हर्शे और चेज ने, उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं आपको ताकि आपको याद रहे। इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था बाद में हर्शे और चेज ने, नाम AD हर्शे एवं मार्था चेस, ठीक है, इन्होंने आगे बढ़ाया था और इन्होंने भी वही प्रमाणित किया था, जीवाणु भोजी द्वारा ट्रांजक्शन इन्होंने कराया था, ठीक है, बैक्टीरियोफेज ट्रांजक्शन कराया था, मतलब ट्रांसडक्शन बाय बैक्टीरियोफेज, ये आप लोग याद रखेंगे, बैक्टीरियोफेजेस मतलब जीवाणु भोजी द्वारा ट्रांजक्शन कराया था। इसको हर्शे और चेस का प्रयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ प्रमाणित करने के लिए इन्होंने जिस जीवाणु का उपयोग किया था, T2 जीवाणु भोजी में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया था, मतलब T2 जीवाणु भोजी में एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। वो जो जीवाणु भोजी है ई कोलाई नामक जीवाणु पर संक्रमण करने में कारगर है, मतलब जीवाणु का नाम है बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेजेस, T2 जीवाणु भोजी जो कि ई कोलाई को भेदन करने में सफल है। ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है इसको संक्रमण करने में सक्षम होते हैं, लैक्टिक चक्र के द्वारा इसको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, मतलब T2 बैक्टीरियोफेजेस को, ठीक है, को प्रयोग किया ई कोलाई नामक जीवाणु में, जो इसको इन्फेक्टेड करने के लिए, संक्रमित करने के लिए काफ़ी थे, पर्याप्त है, ठीक है। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर ई कोलाई को दो अलग अलग माध्यम में उगाया, दो मीडियम उन्होंने तैयार किया। एक कल्चर्ड मीडियम उन्होंने तैयार किया जिसमें उन्होंने रेडियो सक्रिय सल्फर मतलब S35 का उपयोग किया, और दूसरा जो कल्चर्ड मीडियम उन्होंने बनाया वहाँ पर फास्फोरस 32 का प्रयोग किया, मतलब फास्फोरस का प्रयोग किया। ये दूसरा रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया। कई पीढ़ी तक लगातार उगाए जाने के बाद, कई पीढ़ी तक लगातार संवर्धित करने के बाद में इन्होंने पाया कि दोनों कल्चर माध्यम में उगने वाले जीवाणु में समस्त, कुछ में सल्फर वाले और कुछ में सल्फर वाले और कुछ में फास्फोरस युक्त पदार्थ पाए गए थे। बाद में हर्शे और चेज ने दोनों जीवाणु के कल्चर पर जीवाणु भोजी T2 का संक्रमण कराया। समझ रहे हो, दोनों जीवाणु के कल्चर पर पहले उन्होंने क्या किया था, ई कोलाई को दो कल्चर्ड मीडियम पर उगाया था, ठीक है, S35 और P32, मत कहने का मतलब सल्फर और फास्फोरस के रेडियो एक्टिव तत्व की उपस्थिति में, रेडियो सक्रिय तत्व की उपस्थिति में कल्चर कराया था। तो कई पीढ़ी तक कराया, तो उन्होंने देखा कि ई कोलाई की कुछ प्रजाति जो पाई गई उसमें एस सल्फर और दूसरे प्रजाति जो फास्फोरस रेडियो सक्रिय वाले थे। अब इस जीवाणु के कल्चर पर T2 का संक्रमण कराया, मतलब T2 का संक्रमण किसमें कराया, इन दोनों कल्चर पर कराया, T2 का संक्रमण इन दोनों कल्चर पर कराया। तो दो कल्चर प्लेट के जीवाणु कॉलोनी पर इनका बहुगुणन हुआ और बाद में अनेक जीवाणु भोजी प्राप्त हुए। उनका टेस्ट से ये पता चलता है कि एक प्लेट में उगने वाले जीवाणु भोजी के प्रोटीन में एस मतलब सल्फर रेडियो सक्रिय तत्व उपस्थित था, दूसरी प्लेट के जीवाणु भोजी में के डीएनए में फास्फोरस ये रेडियो सक्रिय उपस्थित थे। दोनों प्रकार के जीवाणु भोजी को अलग अलग करके सामान्य माध्यम में फिर से जीवाणु पर पुनः संक्रमित कराया गया। कुछ समय बाद जीवाणु को तरल कल्चर माध्यम में लेकर अच्छी तरह से इस प्रकार हिलाया जाता है कि उनकी सतह पर उपस्थित जीवाणु भोजियों के प्रोटीन कवच पृथक हो गए, और इस प्रकार प्राप्त सस्पेंशन को उन्होंने सेंट्रोफ्यूग किया और पाया कि जीवाणु पैलेट एवं जीवाणु भोजी को प्रोटीन कवच सुपरनेटेंट के रूप में प्राप्त हुए। समझ में? कहने का मतलब यह है कि जब एस सल्फर रेडियो सक्रिय जीवाणु भोजी से संक्रमित जीवाणु में रेडियो सक्रियता नहीं पाई गई, बल्कि इसमें रेडियो सक्रियता केवल सुपरनेटेंट में पाई जाती है, जिसमें जीवाणु भोजी
के कवच उपस्थित है, जीवाणु भोजी के कवच, सुपरनेटेंट समझ लीजिए इसको, जीवाणु भोजी के कवच सुपरनेटेंट, और जिसमें फास्फोरस युक्त जीवाणु भोजी से संक्रमित जीवाणु में रेडियो सक्रियता पाई गई, उसमें जीवाणु भोजी के डीएनए को जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट होने के कारण होती है। कहने का मतलब जीवाणु भोजी के डीएनए में जीवाणु कोशिका प्रविष्ट हो गई, ठीक है ना, जीवाणु कोशिका अंदर प्रवेश कर गई। तीसरा अवस्था इसमें मिलती है कि जीवाणु भोजी का जब सामान्य जीवाणु पर एक और पीढ़ी के लिए उगाया जाता है, तो नई पीढ़ी के जीवाणु भोजी जो कि फास्फोरस युक्त थे, बाद में सल्फर रेडियो सक्रिय जीवाणु भोजी की अगली पीढ़ी रेडियो सक्रिय नहीं थी, मतलब फास्फोरस वाले तो वो फास्फोरस युक्त ही मिले लेकिन सल्फर वाले नहीं मिले। इससे ये समझ में आता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जीवाणु भोजी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अर्थात यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि जेनेटिक मटेरियल की खोज यहाँ पर ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट से बता दिया था कि उस समय हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ग्रिफिथ का ज़्यादा योगदान इसमें जा रहा है, लेकिन शुरुआत हो चुका था फ्रेडरिक मिक्सचर, अल्टमैन और लेवेन ने कर चुका था, याद रखेंगे आप लोग। आखिर इस काम को प्रमाणित करके अंजाम तक पहुंचा है ग्रिफिथ ने, और लास्ट में हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट ने। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।